अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर नंबर 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेजोनेंस कॉन्सेप्ट। इसमें हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ना है। ये नाम आपने थोड़ा सा पहले सुना हुआ होगा। इसके बारे में हम थोड़ी सी मज़ीद डिटेल देखेंगे कि रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस डिस्क्राइब्स द स्पीशीज विद डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड। रेजोनेंस जो है ये पाई बॉन्ड्स के अंदर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ किसी चीज़ को डिस्क्राइब करती है। अब मैं वर्ड टू वर्ड बताता हूँ इसका। पाई बॉन्ड असल में वो जो डबल बॉन्ड बने हुए होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड्स कहते हैं। तो कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, विद डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और वो वाले जो डबल बॉन्ड है वो क्या होने चाहिए? डीलोकलाइज होने चाहिए। डीलोकलाइज का मतलब है कि वो अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं होने चाहिए, वो मूवेबल होने चाहिए, ठीक है। अब वो मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड वाले जो हैं वो जब मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएगी। स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएगी तो उसी चीज़ को हम रेजोनेंस के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। अ कंपाउंड देर इज मोर देन वन लोकेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ऐसा कंपाउंड जिसमें मल्टीपल बॉन्ड की एक से ज्यादा लोकेशन हो, मतलब वो वाला जो बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए? डीलोकलाइज्ड होना चाहिए। देन मोर देन वन लिविंग स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर दैट कंपाउंड। तो उस कंपाउंड के लिए हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कोई जो मल्टीपल बॉन्ड है उनकी पोजीशन फिक्स ना हो, उनकी एक से ज़्यादा लोकेशन हो, तो इस तरह के कंपाउंड्स के हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं उनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। द फिनोमिना इन विच टू और मोर लिविंग स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर ए कंपाउंड। ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर एक कंपाउंड के लिए दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रा किए जा सके। मतलब एक कंपाउंड है, उसके दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर हम बना सकें। किस बेस पे बना सकें? वो उसके अंदर जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बेस पे हम दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रा कर सके। इस तरह के फिनोमिना को क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी कंपाउंड का इज कंसीडर टू बी एवरेज ऑफ ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। और किसी भी कंपाउंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर वो सारे के सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का क्या होता है? एवरेज होता है, ठीक है। हम उसका एवरेज लेते हैं। फिर से बता रहा हूँ कि जब भी किसी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा? जो डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, वो डीलोकलाइज्ड है। तो उस सिचुएशन में उस कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, और उन दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। और वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होते, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स तो नहीं है ना, वो तो डीलोकलाइज्ड है, उन्होंने मूव करते रहना है हर वक्त। इस वजह से जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। These resonating contributing structures are called resonance contributing structures। इन structures को हम resonance contributing structures कहते हैं और canonical forms कहते हैं। and actual structure is a resonance hybrid of these structures। और जो actual structure होता है वो resonance hybrid होता है इन तमाम structures का। अब इसमें ये भी बताया हुआ है कि डबल हेडेड एरो इज प्लेस्ड बिटवीन टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। एक डबल हेडेड एरो लगाते हैं दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के दरमियान, ठीक है। डबल हेडेड एरो आल्सो मींस एज ऑसिलेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल टू अदर। डबल हेडेड एरो का ये भी मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वही वाला मॉलिक्यूल वापस पहले वाले में कन्वर्ट हो रहा है। इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हमारे पास। एक एग्जांपल देखते हैं हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की। तो ये हम एग्जांपल देख लेते हैं। हम बेंजीन की एग्जांपल ले लेते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर। बेंजीन से हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखिए जी, मैंने 5 स्ट्रक्चर बनाए हैं बेंजीन के मॉलिक्यूल के, ठीक है। बेंजीन के मॉलिक्यूल के हम 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, ये एक
स्ट्रक्चर बेंजीन का, जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं जो 3 डबल बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड इस पोजीशन पे है, एक जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वाला जो डबल बॉन्ड है इस पोजीशन पे है, और एक इस पोजीशन पे। ये 3 हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है। अब इस मॉलिक्यूल में इनकी पोजीशन कुछ इस तरह से है। जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में चला गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में चला गया, इधर आ गया। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास 3 डबल बॉन्ड आ गए, 1 2 3। अब ये 2 पॉसिबिलिटीज है इनकी, या इस तरह से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन था और इस कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन था, ये वाले इतनी दूर से ओवरलैप करके इसके ऑर्बिटल इतनी दूर से एक डबल बॉन्ड बना दें, बीच में एक और बॉन्ड बना दें, और ये वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये वाले कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले भी क्या कर ले, बॉन्ड बना ले। इसी तरह से यहाँ पे इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये वाले क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो तीसरी पॉसिबिलिटी आ गई। चौथी पॉसिबिलिटी थी कि ये वाला जो कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के साथ इतनी दूर से बॉन्डिंग बना ले। ठीक है, और पांचवी पॉसिबिलिटी में भी इसी तरह से कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ दूर से बॉन्डिंग बना ले। तो हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज हैं जो डबल बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन की। क्योंकि ये वाले जो डबल बॉन्ड है ना, ये डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब है कि इनकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो हमारे पास 5 स्ट्रक्चर बन सकते हैं बेंजीन के, और इन पांचों स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल फॉर्म्स, ये सब नाम दिए जाते हैं। अब देखिए रेजोनेंस को हमने शो किया एक डबल हेडेड एरो से शो किया। ये 2 हेडेड एरो, हर 2 मॉलिक्यूल के दरमियान डबल हेडेड एरो लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसी तरह से ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें। अब सपोज करें कि मैंने ना 1 लीटर बेंजीन ले ली, एक गिलास में बेंजीन ले ली। ठीक है, तो अब उसके अंदर ये पांचों के पांचों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कंपोजिशन कैसे होगी, 39% ये वाला, 39% ये वाला, और ये वाले जो 3 है, ये तीनों 7.3 होंगे। इस तरह से तकरीबन 100% ये बन जाता है। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर इन पांचों का रेजोनेंस हाइब्रिड है। जो पहले 2 स्ट्रक्चर इनको क्यूल स्ट्रक्चर कहते हैं, जो अगले वाले 3 है इनको क्या नाम देते हैं, हम डिवार स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। ठीक है, नन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इनमें से कोई भी रियल स्ट्रक्चर नहीं है। रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल 5 स्ट्रक्चर। ये पांचों का हाइब्रिड है, और जिसको हम ये बीच में सर्कल लगा के शो करते हैं। ये वाला जो सर्कल है, इससे हम इसको शो करते हैं। ठीक है, ये सर्कल का मतलब क्या है, ये सर्कल का मतलब ये है कि ये जो 3 डबल बॉन्ड है, इनकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, और ये पूरे रिंग के अंदर फैले हुए हैं, डीलोकलाइज्ड हुए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है जी, ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल आल्सो डिक्रीज। रेजोनेंस की वजह से ना मॉलिक्यूल की एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है, एंड दैट एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। और उस एनर्जी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो वो रेजोनेंस एनर्जी वाला, अब हम ये वाला फिनोमेना देख लेते हैं। रेजोनेंस एनर्जी क्या चीज है हमारे पास, इसको भी हम ऐसे ओपन करते हैं। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज लेस देन कैलकुलेटेड एनर्जी। एक्चुअल मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो हमेशा कैलकुलेटेड एनर्जी से कम होती है। ठीक है, ऑफ द हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, किसी हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, मतलब उस जैसा ही अगर हम एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल ले ले और एक हम क्या ले ले, एक्चुअल मॉलिक्यूल ले ले, तो उन दोनों की एनर्जी में क्या होगा, एक डिफरेंस होगा। दैट डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। उस डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं, उस डिफरेंस को हम रेजोनेंस एनर्जी का नाम देते हैं। और स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या उसको हम स्टेबलाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं, या डीलोकलाइजेशन एनर्जी, या उसको डीलोकलाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। ये चीज़ अभी आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम इसको देखते हैं। देखिए, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया साइक्लोहेक्सीन, इसमें रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये रेजोनेंस नहीं है इसमें। तो साइक्लोहेक्सीन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सीन की हमने हाइड्रोजनेशन करवाई, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड करवाई,
ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया। जब भी हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं ना, डबल बॉन्ड क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कन्वर्ट हो गई साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोहेक्सेन किस में कन्वर्ट हुई, साइक्लोहेक्सेन में। इसमें कितने डबल बॉन्ड थे, एक डबल बॉन्ड था, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी हमारे पास गिवन है वो है -119.5 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी हमें मिलती है किससे, जब एक डबल बॉन्ड वाले को हम कन्वर्ट करवाते हैं साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या है कि मैंने अब एक मॉलिक्यूल लिया जिसमें कितने डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड इधर है और एक डबल बॉन्ड इधर है। ये टोटल कितने डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये दो डबल बॉन्ड के लिए दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के डाले और इसको हमने कन्वर्ट करवाया साइक्लोहेक्सेन में। तो हमने ये नोट किया कि जब एक डबल बॉन्ड था तो जो एनर्जी थी हमारे पास वो थी -119, और जो सेकंड पे हमारे पास आई दो डबल बॉन्ड के लिए जो एनर्जी आई वो आई -239। और ये वाली एनर्जी इस एनर्जी का डबल है। कितना है, डबल है, ठीक है, दो गुना है इसका। इसको अगर हम दो से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। मतलब एक डबल बॉन्ड के लिए इतनी तो दो के लिए इतनी। अब तीसरे के लिए मैंने एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल ले लिया जिसमें तीन डबल बॉन्ड है। ये दोनों जो ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट है ये एक्चुअल हुए। तीसरा ये मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ये मैंने इस ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन के बेस पे मैंने ये कह दिया, ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन के बेस पे कहा है। ये वाला जो थर्ड पे लिखा हुआ ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे कह रहे हैं कि जिसपे तीन डबल बॉन्ड है, एक दो और यहाँ पे एक और है तीन, जिसमें तीन डबल बॉन्ड है उसमें तीन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड करवाए। इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये पहले वाली का 3 गुना होनी चाहिए, क्योंकि एक के लिए इतनी थी, दो के लिए उसका डबल हुई, तो तीन के लिए उसका क्या होनी चाहिए, 3 टाइम्स होनी चाहिए। और वो एनर्जी होनी चाहिए -358.5, क्योंकि जब -119 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर यही बनेगा, इतनी होनी चाहिए। ये मैंने फिर नीचे लिखा भी हुआ है कि ये कैलकुलेटेड है, ये एक्चुअल नहीं है, ये मैंने कैलकुलेशन की है कि एक के लिए इतनी, दो के लिए इतनी, तीन के लिए इतनी होनी चाहिए। लेकिन जब हमने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया बेंजीन का, ये ऊपर वाला एक्सपेरिमेंटल नहीं था, ये ऑन द बेस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन था। तो जब हमने बेंजीन का एक्चुअल में किया, साइक्लोहेक्सेन बनाई, तो वो जो एनर्जी थी जो कि आनी चाहिए थी 358, वो आई 208। फर्क आ गया, कम आई एनर्जी। एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई हमारे पास, ठीक है। कितना डिफरेंस आया हमारे पास, -150 किलो जूल पर मोल एनर्जी का डिफरेंस आया। ये डिफरेंस कहाँ से आया, ये डिफरेंस आया ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से हमारे पास कैलकुलेटेड एनर्जी और ऑब्जर्व्ड एनर्जी दोनों में क्या आ गई है, डिफरेंस आ गया है, ठीक है। और इस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है जी। आज का इतना ही लेक्चर है, कल हम इंशाल्लाह रूल्स ऑफ रेजोनेंस पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक जो है, ये रेजोनेंस एनर्जी जो है, ये आप लोगों ने मुझे लिख के दिखाना है, ठीक है। किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।